रखना पड़ेगा। साउंड ऐसे क्यों हो रहा है? चलिए, तो ये याद रखिएगा, बैरोमीटर, ताप, ये बैरोमीटर हो जाएगा वायु दाब, उसके बाद गैसों का दाब मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर द्रव्य की सघनता, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आर्द्रता या फिर नमी, वायु की आर्द्रता या फिर नमी पूछेगा कि वायु के आर्द्रता या फिर नमी किससे मापी जाती है, तो ये जो मापी जाती है वह हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से द्रव्य की सघनता। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन कि लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है, बताइएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग किसे मापने के लिए करते हैं, बताइएगा। दूध की शुद्धता, रक्तचाप या फिर ताप मापने में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि लैक्टोमीटर के अगर जो पूछे कि लैक्टोमीटर का यूज कहाँ होता है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का यूज है वह दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है, या फिर दूध की जो सघनता है, दूध की सघनता मापने में किसका यूज किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। रक्तचाप बताइएगा, रक्तचाप किससे मापा जाता है, रक्तचाप है वह किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप है ना। ताप मापने में आपका थर्मामीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किससे मापता है बताइएगा, या फिर हाइग्रोमीटर से क्या चीज मापा जाता है, तापमान, आर्द्रता या फिर दाब, किसे मापते हैं बताइएगा। हाइग्रोमीटर से क्या चीज मापा जाता है, तो अभी हम बताएं कि एक हाइग्रोमीटर एक हाइड्रोमीटर दोनों एक ही है। देखिएगा यहाँ पर एक ये आपका हो गया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक आपका हो गया हाइग्रोमीटर, एक आपका होता है हाइड्रोमीटर, आपका है हाइड्रोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो नमी या फिर आर्द्रता, याद रखिएगा नमी या फिर आर्द्रता, या फिर वायुमंडल में के नमी या फिर आर्द्रता मापने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और हाइड्रोमीटर का यूज है वह द्रव्य की सघनता, द्रव्य की सघनता, द्रव्य की सघनता अगर जो पूछे, द्रव्य की अगर जो सघनता पूछे तब हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दाब, दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। दाब अगर जो वायुमंडलीय अगर जो दाब पूछे, एटमॉस्फेरिक अगर जो प्रेशर पूछे, तब आप लोग याद रखिएगा बैरोमीटर। अन्यथा अगर जो ये पूछे गैसों का दाब अगर जो पूछे, तब आप लोग याद रखिएगा मैनोमीटर, है ना। गैसों का दाब पूछेगा मैनोमीटर, गैसों का दाब पूछेगा मैनोमीटर, वायुमंडलीय दाब पूछेगा बैरोमीटर। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। चलिए ये क्लियर है। आगे बताइएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है। पूरा का पूरा जो मापक यंत्र है वो हम क्लियर कर देंगे। जितना भी MVVI जो आपका मापक यंत्र जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, वो आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। साउंड है क्लियर कि नहीं है, अभी है ना, साउंड तो क्लियर होगा। चलिए अच्छी बात है। हाँ पास्कल बिल्कुल सही है, पास्कल से मापा जाता है दाब। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो अभी हम बताए थे रक्तचाप। रक्तचाप किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर। दिल का धड़कन या फिर रक्तचाप या फिर हृदय गति का ये सब का जो धड़कन है वह किससे मापा जाता है बताइएगा, स्टेथोस्कोप, याद रखिएगा किससे मापी जाती है, स्टेथोस्कोप से। चलिए इतना हो गया क्लियर, बोलिएगा इतना क्लियर है आप लोग के। अगर हृदय गति पूछेगा तो ये सब अलग अलग यूज इसमें किया जाता है। ईसीजी भी हो गया, ईसीजी, ईसीजी हो गया। आपका जो स्मार्ट वॉच रहता है वो भी मापने का काम करता है, लेकिन मेन इसमें है जो ईसीजी है। कौन है, ईसीजी, याद रखिएगा, है ना, ईसीजी। चलिए श्वसन दर पूछेगा तब, श्वसन दर, श्वसन दर याद रखिएगा स्पाइरोमीटर, श्वसन दर स्पाइरोमीटर, श्वसन दर स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर। श्वसन दर पूछेगा स्पाइरोमीटर, याद रखिएगा श्वसन दर स्पाइरोमीटर। चलिए
अगला देखिए, स्पीडोमीटर मापता है, बताइएगा स्पीडोमीटर क्या मापता है? एक स्पीडोमीटर है, एक ऑडोमीटर है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक स्पीडोमीटर है, एक ऑडोमीटर है। स्पीडोमीटर है वह वाहन की गति मापता है। वाहन की गति के मतलब कि वाहन द्वारा जो चाल जो है ना, जो चाल जो चल रहा है, कितने स्पीड में चल रहा है, वह स्पीड मापता है, गति मापता है। वाहनों की क्या मापता है? गति मापता है स्पीडोमीटर। लेकिन वाहन द्वारा तय किया गया दूरी, अगर ये पूछे कि गाड़ी, मोटर गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी किससे मापा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मापा जाता है वह ऑडोमीटर से मापा जाता है। यह जो मापा जाता है वह ऑडोमीटर से मापा जाता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाहनों द्वारा तय किया गया कुल दूरी, वाहनों द्वारा तय किया गया जो दूरी है वह किससे मापा जाता है? ऑडोमीटर से। वाहन की गति किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। लेकिन ऑडियोमीटर पूछ दे तो याद रखिएगा कि ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। चलिए, बाकी दूरी क्या है? तो दूरी ये है जो मूल मात्रक है, जो कि मीटर से मापी जाती है ना। द्रव्यमान केजी से, द्रव्यमान किलोग्राम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ये भी मोस्ट वीवीआई है। ये गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, बताइएगा। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, बताइएगा। गैल्वेनोमीटर है वह क्या मापता है? वोल्टेज, विद्युत धारा या फिर सूक्ष्म विद्युत धारा, बताइएगा। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। खुश रहिए पिंकी कुमारी, बताइएगा जल्दी से। किसी का आंसर है, किसी का आंसर बी आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोग सभी जानते होंगे कि विद्युत धारा मापा जाता है किसमें? एम्पियर में मापा जाता है ना। विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर। अब मापक यंत्र अगर जो पूछ दे, मापक यंत्र अगर जो पूछ दे कि मापक यंत्र इसका क्या होता है, तो इसका मीटर, ये मीटर भी लिखा हुआ रह सकता है, कहीं कहीं मीटर भी लिख देता है ना। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा के एसआई यूनिट होता है, जो क्या होता है? ये है जो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट एम्पियर हो जाएगा। मापक यंत्र एमीटर या फिर हो जाएगा आमीटर। एमीटर या फिर आमीटर। अगर सूक्ष्म विद्युत धारा की बात करें, परिपथ में सूक्ष्म विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा की उपस्थिति अगर जो पता करना है, तब गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अगर परिपथ में विद्युत धारा की अगर जो उपस्थिति मापना है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ये विद्युत धारा का यूज करते हैं। सॉरी, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। समझ में आया? किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। टेकोमीटर, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में किया जाता है। कौन है? राहुल कुमार। चलिए, ब्लर तो नहीं कर रहा है, सही तो चल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है कि ऑडियोमीटर से मापा जाता है, बताइएगा। थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं। बताइएगा कि ये ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि ऑडियोमीटर एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय किया गया दूरी, गाड़ी मोटर द्वारा तय किया गया दूरी। ऑडोमीटर वही पूछेगा स्पीडोमीटर, वाहन की गति। वाहन की गति कौन मापता है? तो ये जो मापता है किलोमीटर पर घंटा में मापा जाता है कि 1 घंटा में इतना चल रहा है। उसका चाल मापने का काम कौन करता है? तो स्पीडोमीटर मापता है। कौन मापता है? तो चाल जो उसका मापता है वह स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर मापता है, वह स्पीड मापता है, उसके चाल मापता है। लेकिन ऑडोमीटर है वह वाहन द्वारा तय किया गया दूरी मापता है। ये जो ऑडियोमीटर है वह क्या मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। वही आंखों की शक्ति की बात करें तो आंखों के शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, जो लेंस का होता है, डायोप्टर, वही होता है किसका? आंखों की शक्ति। आंखों की शक्ति डायोप्टर है ना, किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। और याद रखिएगा डायोप्टर, फिर याद रखिएगा इनवर्स मीटर। इनवर्स मीटर यानी एक डायोप्टर का जो मान होता है,
एक डायोप्टर का जो मान होता है वह 1/f के मतलब हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी f 1/f है जो है मीटर में होता है, वो 1/f होता है ना। तो ये मीटर इनवर्स पे याद रख सकते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप पूछेगा किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है बताइएगा। अब सिस्मोग्राफ का पूछ रहा है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है किसमें होता है, ज्वालामुखी मापने में होता है, या फिर भूकंप की तीव्रता मापने में होता है, या फिर तरंगों की गति मापने में होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिस्मोग्राफ है वह भूकंप की तीव्रता मापने में होता है यूज, यानी भूकंप की तरंग मापने में भी कर सकते हैं और तीव्रता मापने में भी इसका यूज करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ याद रहेगा ना, सिस्मोग्राफ। और सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ज्वालामुखी में याद रखिएगा कि सिस्मोमीटर का यूज किया जाता है। सिस्मोमीटर अगर जो कह दे, सिस्मोमीटर दोनों एक ही जैसा है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, ज्वालामुखी में यूज होता है किसका, सिस्मोमीटर का, सिस्मोमीटर का ज्वालामुखी में। चलिए, और तरंग का एसआई मात्रक क्या है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। चलिए, वोल्ट मीटर मापता है बताइएगा। अब वोल्ट मीटर पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो एमीटर क्या मापता है, एमीटर विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर आंशिक विद्युत धारा, यानी मापता है वो भी विद्युत धारा ही मापता है, लेकिन विद्युत धारा के कम मात्रा को मापता है कौन, तो ये जो मापता है जो गैल्वेनोमीटर मापता है। वहीं पूछेगा कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विद्युत विभव मापता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव कौन मापता है, तो ये जो मापने का काम करता है वह वोल्ट मीटर मापता है। विद्युत धारा कौन मापता है, अमीटर या फिर एमीटर, अमीटर या फिर एमीटर मापता है क्या चीज में, एम्पियर में। ये पूछेगा विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, याद हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑडोमीटर का उपयोग किस लिए होता है बताइएगा। ऑडोमीटर का जो उपयोग है वह किस लिए होता है, जो बताइएगा। अभी बताए हैं कि ऑडोमीटर का जो यूज होता है वह गति मापने में होता है। क्या मापने में, गति मापने में, यानी वाहनों के द्वारा तय किया गया दूरी कौन मापता है, ऑडोमीटर मापता है। और ऑडियोमीटर है वह ध्वनि की तीव्रता मापता है। वही स्पीडोमीटर है जो वाहन के द्वारा तय किया गया, ये वाहन के क्या मापता है, तो एक गति को मापता है, कितना स्पीड में चल रहा है वह कौन मापता है, तो स्पीडोमीटर मापता है। लेकिन गति मापने में कौन यूज होता है, तो ये ऑडोमीटर का यूज करते हैं, है ना। दूरी मापने में मीटर का यूज करते हैं। ऊंचाई मापने में बोलिएगा किसका यूज करते हैं, अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ऊंचाई मापने में, ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर, है ना, ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर। स्टेडियोमीटर का भी यूज करते हैं, वो भी दे सकता है, अल्टीमीटर वाला ज्यादा देता है, अल्टीमीटर ही याद रखिएगा कि ऊंचाई मापने में किसका यूज करते हैं, तो अल्टीमीटर का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रडार किसका मापक है बताइएगा। रडार से क्या मापा जाता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रडार जो होता है वह इससे मापा जाता है, वह गति भी मापा जाता है, दूरी भी मापा जाता है, दिशा भी मापा जाता है। स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन, तीनों के तीनों मापा जाता है ना। स्पीड, डिस्टेंस और डायरेक्शन रडार से मापा जाता है। सोनार से पूछेगा, सोनार का यूज जो होता है वह किसके लिए होता है, सोनार का जो यूज होता है वह किसके लिए होता है, तो ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ये जो यूज करता है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, टैकोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है बताइएगा। टैकोमीटर पूछ रहा है कि टैकोमीटर का यूज होता है बताइएगा। अब टैकोमीटर का जो यूज होता है वह घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। घूर्णन गति, आरपीएम, आरपीएम घूर्णन गति मापा जाता है टैकोमीटर से, है ना। तापमान मापा जाता है क्या चीज से, तो तापमान जो मापा जाता है वह थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। उसके बाद ध्वनि की गति की बात करें, ध्वनि की गति बताइएगा, ध्वनि की गति क्या चीज से मापा जाता है, तो ध्वनि की गति है या फिर तीव्रता है
वह किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से मापा जाता है। और किस चीज में मापा जाता है? तो याद रखिएगा डेसिबल में मापा जाता है, डीबी, डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा। तो लैक्टोमीटर है ये किस लिए यूज किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने में किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर, यानी जो आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिए थे उस पर काम करता है। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में क्या है? दूध है, इसमें दूध है, इसमें लैक्टोमीटर इस तरह से डाला गया है, तो ये लैक्टोमीटर क्या आ जाएगा? ऊपर उठे छहला जाएगा। और जब छहला जाएगा तो ये किस पर काम करता है? तो उत्प्लावन बल पर काम करता है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग होता है बताइएगा। स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग होता है किसके लिए होता है भाई? तो ये जो होता है वह प्रकाश के वर्णक्रम के विश्लेषण हेतु होता है। किसके हेतु? तो प्रकाश के वर्णक्रम के विश्लेषण हेतु। ये वर्णक्रम क्या होता है? तो ये 7 रंगों की पट्टी होती है। क्या होती है? तो ये होती है जो 7 रंगों की पट्टी, 7 रंगों की पट्टी है ना, जिसमें 7 रंग पाया जाता है ना। जब प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टियों में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, जिसको कहते हैं वर्णपट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला देखिएगा, मैनोमीटर किसका मापक है बताइएगा। यानी मैनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर का जो यूज है वह किस लिए किया जाता है बताइएगा। मैनोमीटर का यूज है जो किस लिए किया जाता है। थोड़ा लाइट कट गया है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, बताइएगा। मैनोमीटर किसका मापक है? तापमान का, गैस का दाब का, गैस का दाब या फिर लंबाई का? तो याद रखिएगा तापमान थर्मामीटर है ना, तापमान थर्मामीटर, लंबाई ये तो मीटर से भी मापा जाता है ना। गैस का दाब मैनोमीटर, गैस का दाब मैनोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, बैरोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर। ऐसा ना है कि याद नहीं हो गया होगा, हमको तो लगता है कि आप लोग याद हो गया होगा। वायु दाब बैरोमीटर, गैस का दाब मैनोमीटर। वायु दाब किस चीज से? तो बैरोमीटर से, गैस का दाब मैनोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलोरीमीटर। हाँ, कैलोरीमीटर का प्रयोग किस में होता है बताइएगा। रंग मापने के लिए, कैलोरी मापने के लिए, या फिर समय मापने के लिए, या फिर विद्युत मापने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रंग मापना नहीं, कैलोरीमीटर कैलोरी मापना बिल्कुल। ये जो जूल या फिर कैलोरी जो मात्रक है वह ऊर्जा का होता है। कार्य या फिर ऊर्जा का जो मात्रक है वह जूल या फिर कैलोरी होता है। ठीक है, समय है, समय का मात्रक सेकंड है, समय का एसआई यूनिट है जो क्या है? सेकंड है। विद्युत धारा का मापन है वह एम्पियर से किया जाता है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है। किस चीज में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन मापा किससे जाता है? एमीटर या फिर आमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद है साउंड मीटर, किसके मापन में प्रयोग किया जाता है बताइएगा। साउंड मीटर को और बोल सकता है ऑडियो मीटर भी बोल सकता है ना। तो ऑडियो मीटर या फिर साउंड मीटर दे दे तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता है ना। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, नमी या फिर ये वायु के नमी या फिर अगर जो आर्द्रता की बात करें तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर, 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 हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्स मीटर क्या मापता है? ये भी क्वेश्चन में भी आई है। लक्स मीटर है जो क्या मापता है? ध्वनि, द्रव घनत्व, या फिर प्रकाश की तीव्रता, या फिर रक्त शर्करा, बताइएगा। ये क्या मापता है? तो लक्स मीटर है वह प्रकाश की तीव्रता को मापता है। फोटोमीटर की बात करें तो प्रकाश की चमक को मापता है ना। प्रकाश की चमक फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर है ना। पार्श्वक किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। गैसों के दाब को है कौन सा यंत्र प्रयोग में आता है? गैसों के दाब मैनोमीटर, गैसों के दाब मैनोमीटर।
वायु दाब बैरोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, है ना। दाब बैरोमीटर, गैसों के दाब मैनोमीटर, दाब का मात्रक पूछेगा, दाब का अगर जो मात्रक पूछ दे तब पास्कल, पास्कल, दाब का मात्रक पूछ दे पास्कल। ये कैलोरीमीटर कैलोरी मापता है, कैलोरी, है ना, कैलोरी मापता है। हाइग्रोमीटर नमी या फिर आर्द्रता मापता है, नमी या फिर आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर नमी या फिर आर्द्रता, कैलोरीमीटर कैलोरी, बैरोमीटर वायु दाब, ये मैनोमीटर गैस के दाब। चलिए अगला देखिएगा, स्पेक्ट्रोमीटर मापता है, ये तो पहले भी क्वेश्चन बता दिए, प्रकाश का क्या मापता है, स्पेक्ट्रम को मापता है। कौन? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर है। जो मीटर का प्रयोग होता है बताइएगा, ओम प्रतिरोध, याद रखिएगा, प्रतिरोध के मात्रक ओम, प्रतिरोध के मात्रक ओम, प्रतिरोधकता दे दे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता दे दे तो यहाँ पर याद रखिएगा ओम मीटर, ओम मीटर, है ना। प्रतिरोध दे दे ओम, प्रतिरोधकता पूछ दे ओम मीटर, प्रतिरोधकता दे दे ओम मीटर। चलिए अगला, अगला देखिएगा, सोनार से क्या मापा जाता है बताइएगा, सोनार से क्या मापते हैं, सोनार से क्या मापते हैं बताइएगा आप लोग जल्दी से, सोनार से क्या मापते हैं। इससे पहले भी हम बताए हैं कि सोनार से क्या मापा जाता है, तो बताइएगा सोनार से क्या मापते हैं। सुशांत, सुस्मिता, दीपा, निशा, रामू प्रसाद, पीयू, अजीत कुमार। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। माही शर्मा, सभी का आंसर आ रहा है बी। बी क्या है? जल के नीचे की दूरी, बिल्कुल सही है। जल के नीचे की दूरी, ये सोनार यूज होता है, वह नौ संचालकों के द्वारा यूज किया जाता है। और जल में डूबी हुई यानी जो समुद्र में जो डूबी हुई जो वस्तु है उसको पता करने के लिए यूज किसका किया जाता है? तो सोनार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, कैलिपर्स किसके मापने में प्रयोग होता है बताइएगा। कैलिपर्स है वह किसके मापने में प्रयोग होता है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो केजी से मापा जाता है ना, किलोग्राम में मापा जाता है, और इसे मापने के लिए तराजू का, भिन्न भिन्न तराजुओं का यूज करते हैं। कैलिपर्स, तो कैलिपर्स से व्यास या फिर त्रिज्या मापी जाती है ना। कैलिपर्स का जो प्रयोग होता है वो व्यास या फिर त्रिज्या मापने में किया जाता है। वहीं तापमान थर्मामीटर, और आर्द्रता या फिर नमी है वह हाइग्रोमीटर, है ना, हाइग्रोमीटर। चलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैलिपर से क्या मापा जाता है? व्यास या फिर त्रिज्या मापी जाती है। चलिए समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग होता है बताइएगा। समुद्र की गहराई मापने में किसका यूज करते हैं? द्रव्यमान का, फेदोमीटर या फिर अल्टीमीटर बताइएगा। अल्टीमीटर क्या मापता है? ऊंचाई मापता है, ऊंचाई मापता है। यानी अगर जो कोई हवाई जहाज है या फिर वायुयान है या फिर हेलीकॉप्टर है जो ऊपर उड़ रहा है तो उसका ऊंचाई किससे मापेंगे? तो उसका ऊंचाई है वह अल्टीमीटर से। किससे मापेंगे? अल्टीमीटर से मापेंगे। समुद्र की गहराई किससे मापेंगे? फेदोमीटर से मापेंगे। समुद्र की गहराई, ये भी एमवीवीआई था, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर। किसका किसका आंसर है जो सही आ रहा है? रामू प्रसाद, प्रीति कुमारी, पीयू, माही शर्मा, कुमार राजकरण, दीपा कुमारी, अजीत प्रमोद, सुस्मिता यादव। चलिए सभी का अच्छा आ रहा है। राहुल कुमार, सर्जी मांसपेशियों या फिर हड्डियों के बीच गोनियोमीटर से मापी जाती है। और बाकी याद रखिएगा कि जो प्लेन एंगल है वह रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है वह अस्टेरेडियन से मापी जाती है। चलिए रंजना कुमारी, रंजन कुमारी बी। चलिए सबका आंसर आ रहा है सही। चंदन कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर देखिएगा कि वायु गति मापने में प्रयोग होता है बताइएगा। जितना भी आपका जो बता रहे हैं एमवीवीआई है, अगर जो इतना अगर जो आप लोग कर लेते हैं तो ये मापक यंत्र वाला है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
एसआई यूनिट वाला नहीं, मापक जो यंत्र है वह आपका इतना में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन एसआई यूनिट से भी है वो भी कंप्लीट करा देंगे, बाकी आपका डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है वो भी कंप्लीट। तो वायु गति मापने में प्रयोग होता है, बताइएगा किसका, एनीमोमीटर, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। वायु की गति मापने में किसका यूज किया जाता है, वायु की गति मापने में किसका यूज किया जाता है, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग थंब इम्प्रेस भी कर दीजिएगा, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग थंब इम्प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए तो कि वायु गति मापने में किसका उपयोग किया जाता है, वायु की गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर, फेदोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि वायु की गति मापने में किसका यूज किया जाता है, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वायु की गति मापने में एनीमोमीटर, अगर जो दिशा की बात करें तब विंड वेन, है ना, वायु की दिशा बताता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, ये है जो समुद्र की गहराई, समुद्र की क्या गहराई, समुद्र की गहराई फेदोमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर क्या मापता है, ऊंचाई मापता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग होता है, बताइएगा तो विंड वेन का यूज करते हैं। वायु की दिशा ज्ञात करने में किसका यूज करते हैं, विंड वेन का यूज करते हैं। व्यास या फिर त्रिज्या की बात करें, कैलिपर्स, व्यास या फिर त्रिज्या की बात करें कैलिपर्स, व्यास या फिर त्रिज्या की बात करें कैलिपर्स, याद रखिएगा। अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाता है, ये ईवीएस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पीआरटी के लिए एमवीवीआई है, पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए एमवीवीआई है जो साबित होने वाला है। पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो ऑक्सेनोमीटर, याद रखिएगा, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाता है ना। ये क्वेश्चन ईवीएस और साइंस दोनों में पूछा जाता है, और 16 क्वेश्चन साइंस से और 16 क्वेश्चन ईवीएस से, यानी 32 क्वेश्चन टोटल, जिसमें ये 16 में आपका ज्यादा पार्ट है जो बायो और इन्वायरमेंटल जो स्टडी है उससे क्वेश्चन रहता है। यानी लगभग साइंस के अगर जो बायो अगर जो पढ़ लीजिएगा ना तो लगभग आपका 10 क्वेश्चन बायो से ही आ जाएगा, है ना। चलिए बाकी व्यास या त्रिज्या कैलिपर्स हो जाएगा, अल्टीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, वही ऑप्शन तो है। एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय किया गया दूरी, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। बोलिए याद हो गया, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं तो मार लीजिएगा। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, लक्स भी देगा तो प्रकाश की तीव्रता मापिएगा, प्रकाश की चमक, फोटोमीटर, है ना। लैक्टोमीटर दूध का, ये दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर दूध की शुद्धता, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है, तो लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व, यानी घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता या फिर नमी मापने में, हवा की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता या फिर नमी मापने में किसका यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर गैसों का दबाव, गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर, गैसों का दाब मैनोमीटर। और वायु का दाब बैरोमीटर, वायु का दाब बैरोमीटर, गैस का दाब मैनोमीटर, है ना। एनीमोमीटर आप लोग बताइएगा, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है तो ये वायु गति मापने में यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, गैल्वेनोमीटर का जो यूज किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति, मतलब कि विद्युत धारा का जो आंशिक जो मान होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। परिपथ में विद्युत धारा का आंशिक पूछ सकता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति जैसे है ना, तो लैंग्वेज चेंज कर देगा। लैंग्वेज क्या चेंज करेगा, जो समझिए, लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है कि परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किसका यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, या फिर एमीटर, या फिर एमीटर भी याद रख सकते हैं, एमीटर ही देता है, ठीक है। एनेमोमीटर वायु की गति, विंड वेन वायु की दिशा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापने में किसका यूज होता है, तो वोल्ट मीटर का यूज होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप, ये भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। और सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर पूछेगा ज्वालामुखी। थर्मामीटर ताप मापने में, टेम्परेचर मापने में। पायरोमीटर ये भी एमवीवीआई, ये भी ताप ही मापता है।
थर्मामीटर भी ताप मापता है, ये जो पायरोमीटर है ये भी एमवी पायरोमीटर भी ताप ही मापता है, लेकिन उच्च ताप मापता है। ये 1500 डिग्री से अगर जो सेल्सियस से अधिक अगर जो ताप है तब मापने का काम कौन करता है? तो पायरोमीटर करता है ना। कौन करता है? पायरोमीटर करता है। कैरेट मीटर ये पूछता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एसआई वाला एग्जाम में भी। कैरेट मीटर का जो यूज है वह स्वर्ण की शुद्धता मापने में, स्वर्ण की मतलब सोना हो गया, सोना की शुद्धता मापने में कैरेट मीटर का यूज करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी नहीं आया है, अभी जो वन लाइनर है वही देख लीजिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि सुनने में स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त की चाप मापने में, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त की चाप मापने में। फैदोमीटर मोस्ट भी आई समुद्र की गहराई मापने में। टैकोमीटर वैद्युत ये घूर्णन, सीधा याद रखिएगा कि घूर्णीय गति मापने में किसका? तो टैकोमीटर का यूज किया जाता है ना। विद्युत है जो मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर की घूर्णीय गति, या फिर याद रखिएगा कि वाहन की घूर्णन गति किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से मापा जाता है ना। टैकोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद पूछेगा सौर विकिरण मापने में किसका यूज किया जाता है? तो ये पाइरहेलियोमीटर का यूज किया जाता है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। फोनोमीटर या फिर ऑडियोमीटर याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ये है जो यंत्र है। उसके बाद स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है, लिया जाता है इससे। कार्डियोग्राम हृदय की गति, ये भी एमवीआई है। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापन हेतु। पॉलीग्राफ, इससे झूठ का पता लगाया जाता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो पॉलीग्राफ से पता लगाया जाता है। उसके बाद है वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर हो गया ना, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। बोलोमीटर याद रखिएगा, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन की माप किया जाता है ना बोलोमीटर। तो इतना आप लोग की याद हो गया, बोलिए। उसके बाद चलते हैं और अलग क्वेश्चन पर। क्या आ रहा है आप लोग के, क्या पूछ रहे हैं? सबका नाम दिख रहा है, निशा, अभ्या, यदुवंशी, राधे राधे। चलिए कितना का नाम हम लेंगे? चलिए इतना हो गया तो आगे चलते हैं, इतना हो गया ना, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, और एक बात और, कल होने जा रहा है महामैराथन। कल सैटरडे है और सैटरडे के दिन होने जा रहा है महामैराथन आपका, जो कि परसों सुबह तक चलेगा। चलिए हाँ, तो बाकी परसों वाला जो क्वेश्चन जो आपका जो छूट गया था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि जब आप दर्पण के पास आते हैं तो प्रतिबिंब की गति कैसी होती है, बताइएगा। जब आप दर्पण के पास आते हैं, जैसे सामने आपका दर्पण लगा हुआ है, आप उसके पास जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का गति क्या होगा? तो अगर जो आप लोग एक्स के चाल से चल रहे हैं तो 2x हो जाएगा, है ना, यानी गति दुगनी हो जाती है। तो आपकी गति से दुगनी गति हो जाएगा, आपकी गति से दुगनी गति। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला है जो सही हो जाएगा। आपके समान गति है जो नहीं, बल्कि दुगनी गति हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी, बताइएगा। अगर दर्पण को, अगर कोई मिरर है उसको कितने डिग्री, तो 10 डिग्री घुमाया जाता है, तो उसके कह रहा है कि परावर्तित जो किरण है वह कितने डिग्री घूमेगी। तो याद रखिएगा कि अगर किसी दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाता है, अगर किसी दर्पण के थीटा डिग्री घुमाया जाता है तो वह कितना डिग्री घूम जाएगा? अगर थीटा डिग्री अगर जो घुमाया गया है तो वह कितना डिग्री घूमेगा? तो वह जो घूमता है वह 2 थीटा डिग्री घूम जाता है ना। अगर जो 10 डिग्री घुमाया जा रहा है तो वह 20 डिग्री घूम जाएगा। अगर 30 डिग्री घुमाया जा रहा है तो 60 डिग्री घूम जाएगा, है ना। तो अगर जो 10 डिग्री घुमाया जा रहा है तो 20 डिग्री घूम जाएगा। कितना डिग्री घूम जाएगा? 20 डिग्री घूम जाएगा, है ना। कितना डिग्री घूमेगा? तो 20 डिग्री घूम जाएगा। चलिए क्या हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है निशा? क्वेश्चन क्या है कि रिप्लाई हम नहीं दिए? चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। माही, मृत्युंजय, रामाशीष, बाल मुकुंद, रूबी, रामू प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर कि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का उपयोग किस में किया जाता है, बताइएगा। वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में, यानी साइड मिरर के रूप में, या फिर दाढ़ी बनाने में, या फिर सजावटी दर्पण में, या फिर केबल कैमरे में यूज किया जाता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण है वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? अवतल दर्पण है
जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाने का काम करता है, हर तरह के प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो यूज किया जाता है वह शेविंग मिरर में किया जाता है, मेकअप मिरर में किया जाता है, सैलून में यूज किया जाता है ना। शेविंग मिरर किसमें, शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, मेकअप मिरर में यूज किया जाता है, सौर कुकर में यूज किया जाता है, सौर भट्टियों में यूज किया जाता है ना। उसके बाद फिर हेडलाइट में यूज किया जाता है, गाड़ी वगैरह का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज किया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, सौर भट्टियों वाला ही पूछता है, सौर कुकर में पूछता है, अवतल दर्पण है ना, शेविंग मिरर, अवतल दर्पण, मेकअप मिरर, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाकी यहाँ पर देख लीजिए कि वाहन के पीछे देखने के लिए साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है किसका, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का यूज जो होता है वो वाहन के पीछे देखने के लिए होता है, यानी पीछे, यानी साइड मिरर कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में यूज होता है। इसका जो यूज होता है वह साइड मिरर की यूज होता है, साइड मिरर के रूप में। क्यों होता है साइड मिरर के रूप में यूज, तो आप लोग याद रखिएगा कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको एक छोटा सा क्षेत्र में और सीधा दिखाने का काम करता है, इसलिए इसका यूज जो होता है वह साइड मिरर के रूप में होता है। किसका, उत्तल दर्पण, है ना। पूछा गया प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का यूज होता है किसमें, तो साइड मिरर के रूप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका एक क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, ये सीधा वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब देता है। कैसा, तो सीधा प्रतिबिंब देता है, वस्तु से आकार से छोटा देता है, साफ दिखता है ना, सीधा, और ये सीधा है, और एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको एक छोटा सा क्षेत्र में भी दिखाने का काम कौन करता है, तो उत्तल दर्पण करता है। ठीक है, टॉर्च में किसका करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका, अवतल दर्पण के, शेविंग मिरर, अवतल दर्पण, शेविंग मिरर, अवतल दर्पण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समतल दर्पण में पार्श्व विस्थापन क्या होता है, बताइएगा। इसमें जो लेटरली जो इन्वर्सन जो होता है वह क्या होता है, प्लेन मिरर में जो पूछ रहा है। वस्तु की ऊंचाई उलट जाती है, तो ये भी सही है, उलटती नहीं है, वस्तु की ऊंचाई नहीं उलटती है, बल्कि दाया वाला जो भाग है वह बायां दिखाता है, और बायां वाला भाग है जो दायां दिखाता है ना। इसी को कहते हैं लिटरली इन्वर्सन बोलते हैं, कि दाया वाला भाग बायां दिखाता है, बायां वाला भाग दायां दिखाता है। घरों में जो यूज होता है वही प्लेन मिरर है, उसमें आप लोग जब खड़ा होइएगा तो दायां वाला हाथ बायां दिखाएगा और बायां वाला हाथ है जो दायां दिखाएगा, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्या होता है, तो दाएं बाएं का खेल हो जाता है किसमें, समतल दर्पण में। इसी को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। बाकी ऊपर नीचे नहीं होता है, कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन होता है दायां बायां के परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 15 नंबर, कि यदि वस्तु दर्पण से 2 मीटर दूरी पर है और वह 0 मीटर पर सेकंड की गति से दर्पण की ओर बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब कितनी गति होगी, बताइए। प्रतिबिंब की कितनी गति होगी जो पूछ रहा है, प्रतिबिंब की गति है वह कितनी होगी। अभी हम बोले कि दर्पण के सामने अगर जो x किलोमीटर से चलते हैं या x मीटर पर सेकंड के चाल से चलते हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब के चाल हो जाएगा जो दुगुना हो जाएगा, 2x मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 मीटर की दूरी छोड़िए ना, यहाँ कह रहा है कि इसके गति चल रहा है, ये थोड़े कह रहा है कि जाने में कितना समय लगेगा या आने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 0 मीटर क्या कह रहा है कि 0.5 मीटर पर सेकंड की गति से क्या है, तो दर्पण की ओर कोई व्यक्ति बढ़ता है, तब उसका जो प्रतिबिंब की गति होगा, यानी प्रतिबिंब उसके आगे जो आएगा वह 1 मीटर आएगा, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या आएगा, ये जाएगा इधर तो आएगा इधर। ये बीच में अगर जो ये दर्पण देख रहे हैं कि बीच में अगर जो ये दर्पण है और कोई व्यक्ति यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दर्पण के सामने आता है, तो इसका प्रतिबिंब है वह 1 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेगा, 1 मीटर पर सेकंड की चाल से है वह आते हुए दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलिएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला नहीं, बी वाला है ना, हाँ बी वाला सही हो जाएगा ना, बी वाला है जो सही हो जाएगा। चलिए बी बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर देखिए कि 16 नंबर क्या कहता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है।
दर्पण क्या होता है, तो एक गोले का कटा हुआ अंश रहता है, यही आपका ये सेंटर है। इस गोले का जो सेंटर है इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या कहते हैं, गोले का जो ये जो सेंटर देख रहे हैं ना, ये जो सेंटर जो है इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखिएगा कि दर्पण के गोला के जो केंद्र होता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी दर्पण, कोई भी जो दर्पण है वह जिस गोले का भाग रहता है या फिर जिस गोले का अंश रहता है उसी को केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दर्पण के गोलक का जो केंद्र है उसी को कहते हैं क्या चीज, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बाकी यहाँ पर ये जो कट जाएगा इस तरह से, तो इसको कहते हैं अपर्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर या फिर द्वारक हिंदी में इसको बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ ये देख रहे हैं ये आपका पोल है, ये पोल है, और ये देख रहे हैं पोल और यानी दर्पण और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, तो बीच में होता है जो फोकस होता है ना। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है जो कितना होता है, सी से पी का जो डिस्टेंस है वह आर होता है। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस दूरी के दुगुना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो फोकस दूरी के क्या होती है, दुगनी होती है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह फोकस दूरी के दुगनी, या फिर फोकस दूरी है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा। ये पोल है, ये पोल है, दर्पण का पोल ये है, ध्रुव ये है, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। अब 17 नंबर क्या कहता है कि फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या संबंध है बताइएगा। अभी हम बताएं कि फोकस दूरी और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो संबंध होता है वह क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक दर्पण है, एक दर्पण यहाँ पर बना देते हैं, और इस दर्पण में देखिएगा एक मिनट, गोला वाला ही बना देते हैं, गोलीय दर्पण ही बना देते हैं। ये देख रहे हैं ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस देख रहे हैं पोल तक के वह क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या के जो फोकस दूरी होती है वह आधी होती है। ये आपका है जो क्या है, फोकल लेंथ है। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो सेम होता है, तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, या फिर f बराबर क्या हो जाएगा, तो r बटा 2 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, r बराबर 2f या फिर f बराबर 2r, दोनों ऑप्शन दे सकता है बझाने के लिए। दोनों के दोनों ऑप्शन आप लोग के जो दे सकता है बझाने के लिए, तब उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधी यानी हाफ। और याद रखिएगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह फोकस दूरी के दुगनी होती है। उल्टा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी के दुगनी, और फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो f बराबर 2r, यही तो सही लग रहा है। f बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी फोकल लेंथ है 2r, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो f बराबर r बटा 2 हो जाएगा, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी, है ना। या फिर याद रखिएगा क्या कि 2f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ऐसा भी रहेगा तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के दोनों हो गया सही, c वाला और d वाला दोनों सही होगा, c वाला d वाला दोनों सही होगा। r बराबर 2f या फिर f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा 2 हो जाएगा। दोनों के दोनों है जो सही है। चलिए इतना आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र इनमें से कौन सा होगा बताइएगा। एक दर्पण सूत्र पूछता है, एक तो ये आपका दर्पण सूत्र पूछेगा, और दूसरा पूछेगा जो लेंस सूत्र पूछेगा, लेंस फॉर्मूला पूछेगा। दूसरा आपका पूछता है, क्या पूछता है पूछिए, लेंस फॉर्मूला पूछता है, यानी लेंस सूत्र पूछता है। अब याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है वह 1/f बराबर होता है 1/v प्लस क्या होता है, 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसी को उलट पुलट के भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो देख लीजिएगा 1/f माइनस 1/u, यानी इक्वेशन के लास्ट से आप लोग देख लीजिएगा आगे पीछे करके कहाँ पर प्लस माइनस होगा। जो लेंस सूत्र में आते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1 फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो 1/v और माइनस क्या होता है, 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u,
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये है जो लेंस फॉर्मूला है। बोलिए इतना याद हुआ या फिर इतना याद नहीं हुआ, बताइएगा। हाँ, कल नहीं हुआ था रजनी सर का पढ़ाई, थोड़ा सा मेडिसिन चलते। आज होगा क्लास, और कल आपका है जो महामैराथन होने वाला है। कल के दिन याद रखिएगा, सैटरडे के दिन कल आपका है जो महामैराथन होने वाला है। तो कल आप लोग जोड़ना ना भूलिए, एकदम खाना पीना खा के तैयार रहिएगा, क्योंकि रात भर है जो आपका क्लासेस चलेगा। चलिए, हाँ, बी वाला है जो परम सत्य है, कौन सा है? बी। हाँ, बी वाला परम सत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइएगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है, आप लोग बताइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रियल इमेज कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, केवल स्क्रीन पर, या फिर कहीं नहीं। तो याद रखिएगा, इमेज दो प्रकार का होता है। इमेज है जो दो प्रकार का होता है। इमेज में आप लोग याद रखिएगा कि इमेज दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल इमेज, एक रियल इमेज हो गया, और दूसरा आपका है जो वर्चुअल इमेज होता है, या फिर उसको कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, या फिर क्या चीज उसको बोलते हैं। तो एक हो गया काल्पनिक, एक आपका हो गया जो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, रियल इमेज में आप लोग याद रखिएगा कि इसको स्क्रीन पर ऑल्टरनेट कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। इसको रियल इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, और जो वर्चुअल इमेज है उसको स्क्रीन पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं, है ना। यानी रियल इमेज जो स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, वर्चुअल इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के आगे? तो दर्पण के अगर जो पीछे कोई बनेगा प्रतिबिंब, याद रखिएगा ये आपका प्लेन मिरर लेके समझा रहे हैं। अगर दर्पण के पीछे इधर प्रतिबिंब बनेगा तो इसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर जो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है तब इसको बोलेंगे रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। तब इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तब, और दर्पण के पीछे बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर देखिए, दर्पण के पीछे कौन सा? वर्चुअल हो जाएगा। दर्पण के पीछे वर्चुअल, दर्पण के सामने रियल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। केवल स्क्रीन पर, तो वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर ही बनता है, लेकिन केवल यहाँ पर नहीं रहता तो स्क्रीन भी हो जाता है ना। तो स्क्रीन पर ऑल्टरनेट कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज के, है ना, काल्पनिक इमेज। चलिए अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब की मुख्य विशेषता क्या है, बताइएगा। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज या स्क्रीन पर बनता है? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर बनता है कौन सा इमेज? बोलिएगा रियल इमेज। रियल इमेज। स्क्रीन पर कौन सा इमेज बनता है? बोलिएगा रियल इमेज। यह हमेशा बड़ा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही होगा। जो वर्चुअल इमेज है वह छोटा भी होता है, अवतल वाला बड़ा हो जाता है, उत्तल वाला छोटा हो जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। यह स्क्रीन पर नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। इसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, स्क्रीन पर ऑल्टरनेट नहीं किया जा सकता है। किसको? आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक, इसी को बोलते हैं क्या चीज? काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक, आभासी या फिर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। यह हमेशा छोटा होता है, यह सत्य बात नहीं है। यह छोटा होता है उत्तल दर्पण में, लेकिन बड़ा हो जाता है अवतल दर्पण में। चलिए बोलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 21 नंबर, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु, इस टाइप के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन फिजिक्स से आपका पूछा गया है इससे, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखने से पहले आपको हम कुछ समझा देते हैं। अब समझना क्या है, तो एक अवतल दर्पण इस तरह से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना दिए। देखिए फिजिक्स में अवतल दर्पण और उत्तल लेंस कमाल किए हुए रहता है ना। देखिए यहाँ पर
ये आपका है जो अवतल दर्पण है, ये धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण रहता है जो इधर से क्या रहता है, इधर से उठा हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा जो अनंत हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ रहे, याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु अनंत पर नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 पर रखा हुआ रहे, तो अनंत पर वाला कहाँ बनेगा, तो अनंत पर वाला फोकस पर बनेगा। अनंत पर वाला कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। नंबर 1 के नंबर 1 है ना, याद रखिएगा, नंबर 1 अनंत वाला कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे, तब कहां पर बनेगा, यानी नंबर 2 दे देते हैं, तो नंबर 2 का नंबर 2 यहां दे देते हैं। अन्य तो एक काम करते हैं, सब की इस तरह से आगे नंबर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका देते हैं 5 नंबर, और यहाँ पर एक दे देते हैं, ये दे देते हैं 6 नंबर। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पर रहे तब कहाँ बनेगा, अनंत पर वाला जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर रहेगा, फोकस पर बनेगा। इसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होता है, एकदम बहुत छोटा साइज में होता है, जो फोकस पर रहता है, बनता है जो। उसके बाद देखिए, अनंत और याद रखिएगा, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर जो बीच में है, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तब इसका जो प्रतिबिंब है वह चौथा नंबर पर बनेगा, यहाँ बनेगा, चौथा नंबर पर बनेगा। किस पर बनेगा, ये चौथा नंबर पर बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहे, अगर कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तब इसका जो बिंब बनता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, यानी 3 नंबर वाला के 3 नंबर पर ही बनता है। 3 नंबर वाला के किस पर बनेगा, 3 नंबर पर ही बनेगा। और इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है और इमेज का साइज होता है वह इक्वल रहता है, यानी इसमें जो इमेज का साइज बनेगा वह ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा, इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, तब कहाँ जाएगा, तब यहाँ से उलट जाएगा, तब यहाँ से उलट के कहाँ चल जाएगा, तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो जाएगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर है तब उसका कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। फोकस पर रहेगा, अनंत पर। देखिए यहाँ से लौट गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज बनता है और उसी पर बनेगा। अब कह रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर है अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा फोकस पर बनेगा, सीधा एक दूसरे को क्या होता है, अपोजिट होता है। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अच्छा, फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखा हुआ है, अनंत पर बनेगा, फोकस पर रखा हुआ है, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा साइज में बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात अब यहाँ एगो छूट गया आपका, कौन सा, तो 6 नंबर वाला, ये फोकस और दर्पण के बीच में, ये आपका दर्पण है, ये आपका फोकस है, दर्पण और फोकस के बीच में रहेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ये सब उल्टा बनेगा, जो भी दर्पण के बाहर बनेगा सब उल्टा बनेगा, और जो सीधा बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, और ये वस्तु के साइज से है जो बड़ा बनता है। याद हो गया होगा, ये 6 नंबर वाला के दर्पण के पीछे याद रखिएगा 7 नंबर पर, है ना। बोलिए इतना याद हो गया या फिर नहीं याद हो गया, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलिए इतना क्लियर है, बोलिए इतना क्लियर हो गया। यादव गांधी, माइक में प्रॉब्लम है, हम जोर से ही बोल रहे हैं, और थोड़ा लाइट भी कटा हुआ है, अभी दे रहा है, कट रहा है, तो गर्मी में है, तो गर्मी में कितना बोल सकते हैं। हाँ बोलो, रूपम पाठक, क्या हेल्प कर सकते हैं। चलिए इतना हो गया ना क्लियर। फोकस वाला कहाँ पर, फोकस वाला अनंत पर, अनंत वाला फोकस पर, सेंटर ऑफ, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, तब कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में, अनंत पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, सेंटर वाला के सेंटर पर रहेगा। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और किसी को डाउट्स इसमें। अब यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में बनेगा आभासी, मतलब कि काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, तो काल्पनिक इसमें बनेगा, इसमें बनेगा काल्पनिक बनेगा, आभासी जिसको बोलते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा ही बनेगा, और यही सीधा के चलते हैं कि साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है। साथ साथ में याद रखिएगा,
छोटा भी बनाता है, तभी तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा सा में दिखाने का काम करता है कौन? उत्तल दर्पण। यही गुण के कारण है जो इसे साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, यानी गाड़ी मोटरों के बगल में, है ना, रियर व्यू में इसको है जो यूज किया जाता है। चलिए, इतना हो गया याद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और समतल दर्पण में वस्तु को इक्वल बनाता है, बराबर बनाता है। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है बताइएगा? कौन सा मिरर को, कौन सा मिरर का वाहनों के हेडलाइट में यूज करते हैं बताइएगा? एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक की संख्या अभी भी कम है। चलिए बताइएगा, कौन सा मिरर का वाहनों में यूज किया जाता है? कौन सा मिरर का वाहनों में यूज किया जाता है? ब्लर कर रहा है, अच्छा बताइएगा कौन सा मिरर का वाहनों में यूज किया जाता है? तो वाहनों में तो यूज, सॉरी, वाहनों में अगर जो देगा तब ना, वाहनों में क्या चीज में यूज किया जाता है? वाहनों में दो जगह यूज किया जाता है ना? वाहनों में दो जगह, तीन जगह यूज किया जाता है। एक तो शीशे देखने के लिए खिड़की में यूज किया जाता है, एक हेडलाइट में यूज किया जाता है, एक साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। दो क्वेश्चन आपका पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में यूज किया जाएगा उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में, ये साइड व्यूअर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किसको यूज किया जाएगा? तो यह है जो उत्तल दर्पण की यूज किया जाएगा। समतल दर्पण के घरों में यूज किया जाता है। अवतल दर्पण के याद रखिएगा हेडलाइट में यूज किया जाता है। इसका जो यूज किया जाता है वह हेडलाइट में यूज किया जाता है। हेडलाइट में किसका यूज किया जाएगा? अवतल दर्पण के। सौर कुकर में यूज किया जाता है किसका? अवतल दर्पण के। हेडलाइट, अवतल दर्पण, सौर कुकर, अवतल दर्पण, सौर भट्ठी, अवतल दर्पण, सेविंग मिरर, अवतल दर्पण, उसके बाद मेकअप मिरर, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिएगा कि यदि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब यहाँ पर देखिएगा एक अवतल दर्पण है, बिना सॉल्यूशन करने बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण है और इसका क्या कह रहा है कि इसका फोकस दूरी है जो कितना है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कर देते हैं और ये फोकस दूरी है जो कितना, ये एफ है जो कि 15 सेंटीमीटर है और वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी 15 के दूना 30। और आप लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो फोकस दूरी के दुगना, तो 15 दूनी की 30 पर है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी हम इसमें बताए इसका प्रॉपर्टी ने कि अगर कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसका बिंब भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और उल्टा बनता है, यानी दर्पण के सामने बनेगा, पीछे नहीं, दर्पण के सामने, फ्रंट, दर्पण के फ्रंट, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर कितना पर? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। तो दर्पण के पीछे वाला काट दीजिए, दर्पण के आगे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। दर्पण के सामने बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अभी हम प्रॉपर्टी इसमें बताए थे ना, अभी हम इसमें आपका है जो प्रॉपर्टी बताए थे, क्लास चलेगा, उस पर भी क्लास चलेगा और कल महामैराथन भी होगा। हाँ बिल्कुल शर्मा, क्यों? समतल दर्पण सबके घरों में यूज होता है और अवतल दर्पण भी सबके घरों में अब यूज होने लगा है। मेकअप किट में देखते होंगे, ये जो मेकअप जो किट रहता है उसमें एक दर्पण लगा हुआ रहता है, वह अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है ताकि आपका फेस क्लीन और थोड़ा बड़ा दिखे। तो मेकअप खराब भी रहे तो थोड़ा सा चेहरा है जो उसमें चमक दिखेगा, ताकि आपका उसका जो मेकअप है वह ज्यादा दिखेगा, है ना? अगर जो ऐसे ही नॉर्मल अगर जो मिरर उसमें लगा देगा तो कोई मेकअप अगर जो सही भी दिखेगा तो उसमें फेस सही नहीं दिखेगा, कोई खरीद भी नहीं करेगा। चलिए 25 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, असर्शन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो बिल्कुल सही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और जब आभासी कब बनेगा? आभासी कब बनेगा बताइए? जब दर्पण के पीछे बनेगा। रीजन देख लेते हैं, समतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि यह मिलती हुई क्या होती है? तो प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है? तो ये प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बल्कि मिलती नहीं है। तो रीजन कट गया, बाकी एजर्सन रह गया। तो इसमें देखिएगा ए वाला सही है, बाकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा?
सी वाला सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। एक ही सही है, ए सही है, बाकी आर है जो क्या है, गलत है। ये आभासी बनता है लेकिन मिलती नहीं है। अगर जो वास्तव में मिलेगा तो ये रियल इमेज हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। तो मिलती हुई प्रतीत होती है बल्कि मिलती नहीं है। अगला देखिएगा 26 नंबर कि यदि दर्पण का फोकस दूरी घटा दिया जाए तो परावर्तित किरणों का विचलन कैसा होगा बताइएगा। अगर किसी दर्पण, ये दर्पण है और इसका फोकस दूरी घटाइएगा, फोकस दूरी जब घटाइएगा, फोकस दूरी यहाँ है, एफ यहाँ है, और यहाँ से घटा कर कोई वस्तु के अगर जो यहाँ लाते हैं तो इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। और जब अपर्चर जब बढ़ेगा तो परिवर्तित किरणें का जो विचलन होगा वह क्या होगा, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी है जो इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। हाँ बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्या कहता है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है बताइएगा। किस स्थिति में अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वह आभासी और बड़ा होता है। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा कब होगा, तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ पर बताए हैं, आपका पूरा सिस्टम कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए किस स्थिति में बड़ा आभासी, ये सब है देख रहे हैं 5 4 यानी 1 से 5 तक की स्थिति है, सब दर्पण के आगे बन रहा है, यानी ये सब जो इमेज है वह रियल बन रहा है, ये सब इमेज रियल बन रहा है। और रियल बनेगा तो ये उल्टा बनेगा, और ये काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। इसमें अवतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और बड़ा कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहता है, छठा नंबर, छठा नंबर का मतलब फोकस और पोल के बीच, या फिर फोकस और दर्पण के बीच रहता है तब। तो फोकस और दर्पण के बीच देखिए कहीं ऑप्शन है, कहाँ गया क्वेश्चन, फोकस और दर्पण के बीच में, है ना, फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में कहाँ गया, फोकस और दर्पण के बीच में, हाँ वस्तु का फोकस दर्पण के बीच में, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है ना। जैसे यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, तो पीछे बन रहा है, पीछे बनेगा तो आभासी और बड़ा बनेगा। तो आभासी और बड़ा कब बनता है, जब ये फोकस और दर्पण के बीच में कहीं यहाँ पर रखा हुआ रहेगा ना, कहीं भी यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रख, कहीं भी रख देगा तो ये पीछे बनेगा काल्पनिक, और क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा, है ना, काल्पनिक और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा।